दो तीन दिन और है, 2-3 दिन में आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता, फिर मैं आपका क्वेश्चंस वाला पार्ट ले लूंगी, है ना। मतलब आप लोग निश्चिंत रहो, मैं आपको प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगी, है ना, एज इट इज जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एनालाइज तो आप लोग भी जाके करते ही होंगे, बुक्स वगैरह तो आप लोग भी देखते ही होंगे, नहीं देखते हो? कोई भी नहीं देखता है? एक दो तो धुरंधर होंगे। हाँ नहीं, मैंने मना किया है, लेकिन टीचर की सारी कौन सुनता है। लेकिन फिर भी अगर आप अगर उसे करोगे, चेक करोगे, तो आप देखोगे कि जितनी बुक से आप इधर उधर से कलेक्ट करोगे, मैटर इतना इनफ मैटर आपको मिलेगा, मतलब किसी से कम नहीं मिलेगा, हर चीज ज्यादा ही यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और जो रैंडम चीजें हैं, उपयोग वगैरह और वो सबके सेम ही मिलेंगे, उसमें कोई कुछ नहीं बदल सकता, ठीक है। सिद्धांत वगैरह सबके सेम मिलने हैं, लैंग्वेज चेंज होगी, बस मैंने सिद्धांत वगैरह विधि वगैरह में एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल करवाया है। मैंने वो विद एग्जाम्पल इसलिए करवाए हैं क्योंकि वो रीट वगैरह में एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं, तो जो चीज जैसे आनी है हम वैसे ही उसे करेंगे, ठीक है। तो जिस चीज में मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं, दैट मीन्स कि वो चीज इसी तरीके से पूछी गई है। मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर वो साइकोलॉजी की टीचर है, तो उससे मैंने इस चीज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन ली है, क्योंकि अपन सबके लिए ये सब्जेक्ट, ये पार्ट न्यू था। तो क्वेश्चंस भी मैं उसी से ही कंफर्म करके आप लोगों के सारे करवाने वाली हूँ, ठीक है। बजट पढ़ लेना, पढ़ लिया? पढ़ने के साथ साथ उसे वैसे भी करना है ना, एनालाइज करना है, मतलब उसका एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस आपसे डेटाबेस क्वेश्चंस पूछेगा, है ना। आर्थिक है, और आर्थिक समीक्षा, और जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसमें खास फोकस करना है, जो भी स्कीम्स है आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड। लिखिए, कंप्यूटर विद्यार्थियों को सूचना देने की कंप्यूटर विद्यार्थियों को सूचना देने की संचार तकनीकी के कंप्यूटर विद्यार्थियों को सूचना देने की संचार तकनीकी के प्रमुख साधन। सूचना देने की संचार तकनीकी के प्रमुख साधन, मतलब स्टूडेंट्स तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जो जो चीजों को वो यूज करते हैं वो सभी की यहाँ पे बात हो रखी है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, आपका कंप्यूटर, एलईडी, आपकी एलईडी कह रही हूँ, टीवी वगैरह, हर एक चीज। क्योंकि आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन, सिर्फ आप विद्यार्थी ही नहीं, बाकी के इंस्टीट्यूट, अगर मैं सभी इंस्टीट्यूशन लेवल पे बात करती हूँ, केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, बातें नहीं भाई, जब भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है तो क्या किया जाता है कि वो बल्क में, ताकि वो पूरे मतलब पूरे जन तक पहुंचे, उसके लिए उसका मास वो कर दिया जाता है ना। मास कम्युनिकेशन के फॉर्म में उस चीज को फैलाया जाता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच सके। जन शिक्षा का मतलब होता है मास एजुकेशन। तो मास एजुकेशन के लिए ऐसे संचार साधनों का प्रयोग किया जाता है जिसे एट ए टाइम एक साथ बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं। आप अपने फोन पे यूज कर सकते हो, जैसे यूट्यूब है, ये एक तरीके से मास कम्युनिकेशन का ही वे है। एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट विदाउट एनी इंटरप्शन आप अपने एट द सेम टाइम चीजें भी पूछ सकते हो। तो क्या ये आपके लिए, आपका फोन है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक साधन हो गया? मतलब ये फोन कंप्यूटर का ही एक छोटा रूप है। कंप्यूटर हो गया, क्या टीवी के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, न्यूज वगैरह सारी चीजें आजकल तो टीवी के माध्यम से, और भी बहुत सारे योगा वोगा और भी बहुत सारी एजुकेशन दी जाती हैं, रेडियो के माध्यम से दी जाती है, तो बहुत सारे वे हैं, ठीक है। तो लिखना शुरू कीजिए। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो प्रसारण, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो प्रसारण। रेडियो
प्रसारण। जब हम श्रव्य के आधार पर पढ़ रहे थे तो श्रव्य सामग्री में ये आता है ना, है ना, अधिगम करवाने के लिए, शिक्षण करवाने के लिए श्रव्य सामग्रियों में ये आता है। ठीक है, इसे द्वितीयक भी बोला गया है क्योंकि या जहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है और एक जहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। तो चीजों को आपको कनेक्ट करके भी याद रखना है क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, एज इट इज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है तो थोड़ा सा घुमा के आपसे चीजें पूछ सकता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो लिखिए, यह शिक्षण का श्रव्य साधन है। श्रव्य के बीच में ब्रैकेट में लिख देना सुनने का, है ना, यह है शिक्षण का श्रव्य साधन है। श्रव्य मतलब सुनना। यहाँ पे आप जो शिक्षण करते हैं, जो अधिगम करते हैं, जो भी चीजें सीखते हैं, शिक्षण करवाया जाता है या अधिगम होता है, वो सुन के होता है। ठीक है, क्योंकि रेडियो में आपको पिक्चर्स नहीं दिखती है। आगे लिखिए, है ना, आजकल रेडियो हर व्यक्ति की पहुंच तक है। आजकल रेडियो हर व्यक्ति की पहुंच, रेडियो तक हर व्यक्ति की पहुंच है। आजकल रेडियो तक हर व्यक्ति की पहुंच है और यह रुचिकर भी है। रुचिकर में यानी कि इंटरेस्टिंग भी है, आपको सुनने में इंटरेस्ट आता है। आजकल आप बहुत सारी एप्स देखेंगे जिसमें वीडियो के साथ साथ ऑडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऑडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और अगर नहीं आपने ये चीज देखी है तो आप इस चीज के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दृष्टि का। दृष्टि के YouTube चैनल पे आप जाके देखिएगा, अगर कोई भी आर्टिकल आ रहा है तो उस आर्टिकल के बारे में आपको बाय पिक्चर भी बताएंगे और उसके साथ साथ आपको ऑडियो आर्टिकल्स दिए जाते हैं ताकि आप अपने किसी काम को करते हुए उसे सुन पाए। ठीक है, आपके सेंसेस वर्क करते हैं, आपका जो ये जो मतलब हियरिंग वाला जो सेंस ऑर्गन होता है, ये आपका उस टाइम पे एक्टिव रह के काम करता है। ठीक है, तो ये ऑडियो आर्टिकल्स का तभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपकी ऐप में भी ये मतलब ये वाला फंक्शनिंग, ये वाली फीचर है क्या कि इसे आप ऑडियो में भी सुन सके, क्योंकि यहाँ से एक बार पढ़ने के बाद आपको बार बार पिक्चर देखने की जरूरत है, लेकिन वो वीडियो है तो आप उसे कम क्वालिटी में करके ऑडियो की फॉर्मेट में सुन सकते हैं चलते फिरते, लेकिन उसको सुनने की आदत बना लो क्योंकि टीचर बोलते बोलते बहुत सारी चीज बोल जाता है और लिखवा नहीं पाता और वो बोली हुई चीजें आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो लिखिए, शिक्षण विशेषज्ञ, हाँ इसी के आगे इसी में पॉइंट लिखना है। शिक्षण विशेषज्ञ मतलब जो टीचिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, शैक्षिक विचारक, शिक्षक विशेषज्ञ, शिक्षक विशेषज्ञ, शिक्षक विशेषज्ञ भाई जो टीचिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। टीचिंग स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? जो टीचर को भी पढ़ाते हैं, वो टीचिंग स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें टीचिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, वही टीचिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। शैक्षिक विचारक है, शैक्षिक विचारक, अरे भाई इसी के अंदर पॉइंट्स हैं, है ना। शैक्षिक दर्शन शास्त्री, दर्शन शास्त्र को क्या बोलते हैं? फिलोसोफर। शिक्षा विषयक नवाचार, जो न्यू उस चीज के अंदर इन्वेंशंस करते हैं, है ना। शिक्षा विषयक नवाचार, शिक्षा विषयक नवाचार। नवाचार मतलब उसके अंदर नई नई चीजों का एडिशन करना। ठीक है, तो शिक्षा के विषय में जो शिक्षा आपको करवानी है, कैसे करवानी है, उसमें जो नई नई चीजों की न्यू इन्वेंशंस होती है, नई नई विधियां बनती है, नए नए सिद्धांत, नए नए फॉर्मूले, ये वही है। ठीक है, नवाचार का प्रसारण रेडियो द्वारा, शिक्षा विषयक नवाचार का प्रसारण रेडियो द्वारा
प्रभावी रूप से कर सकते हैं। यह शिक्षा एवं तकनीकी का यह शिक्षा एवं तकनीकी का सूचना के प्रचार प्रसार के लिए सूचना के प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त एवं सरल साधन है। उपयुक्त एवं सरल साधन है। उपयुक्त भी है कि भाई हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच है, और सरल का मतलब है कि व्यक्ति इसे बहुत ज्यादा इसकी कॉस्टिंग वगैरह नहीं है, हर व्यक्ति तक ये पहुंच सकता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए रेडियो का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो शिक्षा एनालिस्ट होते हैं, शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, शिक्षा में जो नए नए नवाचार करने वाले लोग होते हैं, शिक्षा से संबंधित शैक्षिक फिलोसोफर, जो शिक्षा के विषयों से संबंधित फिलोसोफर होते हैं, उनके विचारों को व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकता है, और व्यक्ति को सुनने में रुचि भी आती है। कई बार उसका देखने का मन नहीं होता, लिखने का मन नहीं होता, तो वो सुन के भी आपको रहता है ना कि हाँ, मैं कहीं जा रही थी और मैंने न्यूज में ऐसी चीज सुनी थी, जब वो आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने आ जाती है। तो अभी तो आप लोगों के सामने टीवी वगैरह इतना सरल साधन हुआ है, उससे पहले लोगों के पास रेडियो ही हुआ करते थे, है ना। ये यूट्यूब का जब डेटा इतना फ्री नहीं हुआ करता था, तो आप एफएम सुनते ही आते जाते थे, ठीक है। ये तो जियो ने कर दिया इतना इजी डेटा, अदरवाइज यूट्यूब पे जाने से पहले घबराते थे स्टूडेंट्स खासकर, क्योंकि 1 या 2 GB डेटा 100, 150, 200 रुपए का मिलता था। बड़ा सोच सोच के खर्च करते थे। एक दिन का डेटा उस दिन आप महीने भर तक चलाते थे उस टाइम पे। फेसबुक पे किसी का वीडियो नहीं देखना है, बस पिक्चर्स पोस्ट वगैरह यही देखनी है। तो ये चीजें टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो नेक्स्ट लिखिए, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य साधन है। टेप रिकॉर्डर, भाई आजकल तो ये चीजें चल गई, पहले अपनी मम्मियों का टाइम याद करो, मम्मियां वगैरह कैसेट लेके आती थी भजन वगैरह सुनने के लिए, आप लोग भी लेके आते थे। वो टेप रिकॉर्ड की हुई होती थी, वो रिकॉर्ड की हुई होती थी और उसे सुनते थे। तो ऐसे नहीं, मम्मियां वगैरह कैसेट नहीं लेके आती थी भजन वगैरह की, आप लोग तो फिल्मी गानों की लेके आते हो, है ना। देशभक्ति, इनके विचारों की, भावनाओं की, कविताओं की, शेरो शायरी वगैरह। अब ये शेर वगैरह नहीं, शायरी, वो वाली शायरी, अरे डब्बे में डब्बे वाली शायरी नहीं, आ, जगजीत जी जैसी, और ये पुरानी गुलजार साहब और इन सब की। तो ये चीजें, इनसे देशभक्ति भी, प्रेम भावना भी, सभी तरीके के विचारों का आदान प्रदान किया जाता। तो लिखिए, टेप रिकॉर्डर श्रव्य साधन है। सबसे पहले लिख दीजिए श्रव्य। श्रव्य मतलब सुनने का साधन है, श्रव्य साधन है। इसमें बाल काव्य, बाल काव्य, इसमें बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज वगैरह रिसीव हो रहा है इसमें। ओके, बाल काव्य, ठीक है। भाषा संभाषण, भाषा संभाषण मत लिखो, आप लिख लो लैंग्वेज स्पीच, या स्पीच लैंग्वेज, है ना, स्पीच लैंग्वेज, स्पीच लैंग्वेज, भाषा संभाषण, है ना। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। देशभक्ति एवं शैक्षिक काव्य, शैक्षिक काव्य होते हैं शिक्षा से संबंधित कविताएं। शैक्षिक काव्य, शिक्षा से संबंधित कविताएं। शैक्षिक काव्य, प्रेरणादायी विचार, प्रेरणादायी विचार मतलब
मोटिवेशनल विचार, प्रेरणादायी विचार, यानी कि मोटिवेशनल विचार। आदि का संकलन, आदि का संकलन, संकलन मतलब कलेक्शन, आदि का कलेक्शन है ना, संकलन का अर्थ होता है कलेक्शन। शिक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ, आदर्श पाठ्यक्रम, आदि के शिक्षा के उपयोग में टेप रिकॉर्डर, शिक्षा के उपयोग में टेप रिकॉर्डर, प्रभावी साधन सिद्ध हुआ, प्रभावी साधन सिद्ध हुआ। आज की कोई शादी वादी है क्या? तो इतने स्टूडेंट इतने बल्क में गायब है ना। क्या हो जाते हैं? दोपहर तक सुस्त हो जाते। नहीं, 2 दिन से ही सुस्त होने लगे हैं, 2 दिन से ही गायब। फिर उसकी नेटवर्क सिक्योरिटी की क्लास नहीं लेते हैं? कल तो सर थे ना। अच्छा, सर ने मना कर दिया था क्या? हाँ, पूछते तो आ रहे थे कि भाई पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। 1 दिन की ही बची है बस, तो फिर तो कभी भी कर लोगे। चलो, अब लिखिए शिक्षण मशीन। हाँ, टीचिंग मशीन। टीचिंग मशीन, भाई टीचिंग मशीन जो टीचर के बिना पढ़ा दे। ठीक है, हमने चर्चा भी की थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, किसी को याद है? CAI और CMI कौन सी थी इनमें से? दोनों ही थी। एक शिक्षक के स्थान पे कार्य कर रही थी और एक शिक्षण का कार्य कर रहे थे। मतलब CAI होता है, उसका कार्य होता है शिक्षण करवाना, और CMI किसके लिए? उसके थ्रू आप अधिगम करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो लिखिए, BF स्किनर ने, BF स्किनर ने, BF स्किनर ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया या उपयोग किया। BF स्किनर ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया, जिसमें विद्यार्थियों को, जिसमें विद्यार्थियों को मशीन के माध्यम से बाह्य अनुक्रिया, बाह्य अनुक्रिया मतलब एक्सटर्नल रेस्पॉन्स। अनुक्रिया का अर्थ होता है रेस्पॉन्स और बाह्य का अर्थ होता है एक्सटर्नल। ठीक है, बाह्य अनुक्रिया यानी कि एक्सटर्नल अनुक्रिया, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पॉन्स के स्पष्टीकरण के लिए, बाह्य अनुक्रिया के स्पष्टीकरण, बाह्य अनुक्रिया के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है। बाह्य अनुक्रिया के लिए स्पष्टीकरण, बाह्य अनुक्रिया के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी अपनी त्रुटि, त्रुटि यानी कि गलती, जो भी मिस्टेक्स हो रही है, सुधार लेता है।
अपनी गलती सुधार लेता है, यानी कि अपनी त्रुटि सुधार लेता है, और उसे पुनर्बलन, री एनफोर्समेंट, पुनर्बलन, मैं अभी आपको लिखवा दूंगी कि पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन या री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट लिखने की जरूरत है? थोड़ी सी क्या आ रही बता दूं, आगे लिख लोगे? री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन भी मिलता है या री इन्फोर्समेंट भी मिलता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देती हूं, प्रोग्राम को हिंदी में क्या बोला जाता है? अभिक्रमित, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अभिक्रमित। तो लिखिए, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन, हाँ इसी में ही लिखना है ना, इसी में अगला पॉइंट है, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन। मेरी ही राइटिंग को पता नहीं फिर। इसी को अभिक्रमित अनुदेशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस भी बोला जा सकता है। अनुदेशन का अर्थ क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस, और अभिक्रमित का क्या होता है? प्रोग्रामिंग। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण मशीन बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण मशीन बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण मशीन बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। देखो, हमने CAI की बात की थी, क्या वो टीचिंग मशीन है? क्या वो टीचिंग मशीन है? ठीक है, उसमें होता क्या था, उसमें ऑटोमेटिक शिक्षक के स्थान पर मशीन स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, मशीन स्टूडेंट का रेस्पॉन्स ग्रैब करती थी, रेस्पॉन्स ग्रैब करने के बाद उसे एनालिसिस करती थी, और एनालिसिस करने के बाद फीडबैक भी देती थी कि आपने क्या क्या चीज किया। इसका मतलब फीडबैक हैंड टू हैंड दे रही है, आपसे जो भी गलतियां हो रही है आपका रेस्पॉन्स ले रही है, आपसे जो भी गलतियां हो रही है क्या उसे हैंड टू हैंड आपको बताया जा रहा है। जब आपको कोई चीज हैंड टू हैंड बताई जाती है तो क्या आप उसे सुधार पाते हैं? तो यहाँ पे वही CAI की ही बात हुई है, उसी को ही क्या बोला जाता है? मशीन टीचिंग। क्या बोला जाता है? मशीन टीचिंग या टीचिंग मशीन। CAI की हमने बात की थी। तो इसी में पुनर्बलन को आप नोट डाल के लिख लीजिए कि पुनर्बलन क्या होता है। इंग्लिश अर्थ आप सभी को पता है, री एनफोर्समेंट, है ना, री इन्फोर्समेंट, है ना। क्या होता है? री इन्फोर्समेंट। ये एक उद्दीपक का कार्य करता है। उद्दीपक, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, उद्दीपक का कार्य करता है भाई इन वर्ड्स को देखना पड़ता है, ये वर्ड सभी के लिए ही न्यू है। हाँ भाई, मैं इसलिए मैं दोनों में जो भी ऐसे वर्ड्स आते हैं मैं दोनों में ही लिखवाती हूँ आपको, है ना। और हाँ, मैंने स्टिमुलस, जो आपको ऐसी कोई भी चीज जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है अंदर से, वही क्या होती है? स्टिमुलस होती है। तो जो पुनर्बलन है वो आपको आपके मतलब कार्य करने के लिए, आंतरिक रूप से क्रिया करने के लिए आपको प्रभावी बनाता है। तो लिखिए, इसका अर्थ पुनर्बलन का
पुनर्बलन की बात चल रही, मैंने कहा ना पुनर्बलन को या री इन्फोर्समेंट को आप एक नोट बना के लिख लीजिए। अर्थ क्या होता है? आंतरिक बल। अर्थ क्या होता है? आंतरिक बल। पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है? आंतरिक बल। अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना। छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात प्रेरित करना। कुल मिलाके स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए पुनर्बलन होता है ना, जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स। जिससे छात्र अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स। मैंने कहीं लिखा है अनुक्रिया? हाँ, अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स। भाई पुनर्बलन क्या होता है? एक ऐसा माध्यम जो आपके अंदर ऐसी प्रेरणा जगाता है कि आप उस चीज के अंदर आंतरिक मन से वो आपके अंदर एक वो आंतरिक भावना, इंटरनल पावर जनरेट होती है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी, आपके अंदर एक इंटरनल पावर जनरेट होती है जिसकी हेल्प से आप उस शिक्षण का अधिगम कर पाते हैं, उस चीज को सीख पाते हैं। और जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्व होगे तो आप डेफिनेटली उसका रेस्पॉन्स भी बेहतर दोगे। मतलब आप उसमें रेस्पॉन्स भी दोगे, आप उसमें क्वेश्चन भी पूछोगे, आप उसका रिप्लाई भी करोगे। यही होती है अनुक्रिया। यही क्या होती है? अनुक्रिया। यानी कि आप उसमें अपना रेस्पॉन्स दे पाते हो, टीचर के साथ साथ आप फुली इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, क्योंकि आप अभी की जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, उसमें शिक्षक की क्रिया के साथ साथ बालक की अनुक्रिया भी शामिल है कि शिक्षक इंटरेक्ट कर रहा है तो उसी तरीके से बालक भी रेस्पॉन्स दे। ठीक है, ये होता है पुनर्बलन। कोई भी ऐसा वर्ड आएगा जो स्पेसिफिक आपसे पूछा, पुनर्बलन पहले भी आ चुका है शब्द, स्टिमुलस वर्ड पहले भी आ चुका है। किसमें आया था? क्रियात्मक पक्ष में आया था। क्रिया मतलब आप क्रिया करते हैं किसी भी चीज की, क्रियात्मक पक्ष में आता है स्टिमुलस। क्रियात्मक पक्ष में आता है, फर्स्ट ही आता है ना, पहला ही है ये स्टिमुलस, जो आपको किसी भी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और आपको ये याद कैसे रखना है? स्टिमुलस अनुक्रिया करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? आपको कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना, और कार्य होता है क्रिया करना, और क्रिया होती है क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। टेलीविजन, यह दृश्य और श्रव्य उपक्रम है। यह दृश्य और श्रव्य उपक्रम है। ये दृश्य और श्रव्य और निर्माण की प्रकृति के आधार पर कैसा है? कठोर उपागम है। यह दृश्य और श्रव्य सामग्री है, और अगर निर्माण की प्रकृति के हिसाब से बात करें तो ये कैसा है? कठोर उपागम है, क्योंकि इसमें तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है ना। तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप इसे कनेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, ये कैसा है? ये नवीन साधन है। यह शिक्षा के क्षेत्र में नवीन साधन है। यह शिक्षा के क्षेत्र में नवीन साधन है। इसमें बालक सुनने के साथ साथ इसमें बालक सुनने के साथ साथ देखता भी है। इसमें बालक सुनने के साथ साथ देखता भी है।
जिससे वह दोनों इंद्रियों यानी कि सेंस ऑर्गन, जिससे वह दोनों इंद्रियों का प्रयोग करने के कारण, जिससे वह दोनों इंद्रियों का या दोनों सेंस ऑर्गन्स का एक साथ प्रयोग करने के कारण तथ्य को जल्दी एवं आसानी से सीख जाता है। यह योग्यतम शिक्षकों की शिक्षा को देश के हर कोने तक आसानी से पहुंचाता है। इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा एवं प्रभावशाली हुआ है। इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा एवं प्रभावशाली हुआ है। ठीक है, अब देखिए आजकल के टीवी ले लीजिए, यूट्यूब वगैरह इजीली उनमें अवेलेबल है। आने वाले टाइम में जैसे अभी तो यूट्यूब वगैरह ही चलने लगे, एंड्रॉइड टीवी, आने वाले टाइम में हर एक एप्लीकेशन भी टीवी में चल जाएगी। क्या यूट्यूब के माध्यम से बच्चे टीवी में किसी भी योग्यतम शिक्षक की जो यहाँ पे पढ़ा रहा है वो देश के किसी भी कोने तक पहुंच पा रही है? क्या इससे शिक्षा का स्तर जो गांवों तक नहीं पहुंच पाते थे वहां ऊंचा उठ पा रहा है? क्योंकि लोगों तक वह शिक्षा पहुंच पा रही है और शिक्षा प्रभावशाली भी बन रही है। क्योंकि बच्चा वैसे पढ़ने में इंटरेस्ट रखे ना रखे, उसे टीवी की शक्ल दिख जाए, बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। आपने इस पे भी देखा होगा कि बहुत सारे चैनल वगैरह है जहां पे लैंग्वेज लर्निंग के कोर्सेज भी चलते रहते हैं। विदाउट एनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन लर्निंग प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। इंग्लिश सीख लो, डांस सीख लो, योगा सीख लो, ये सीखो वो सीखो। तो ये वाले प्रोग्राम्स टीवी के माध्यम से चलाए जा रहे हैं ताकि देश के जन मतलब मास मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों तक वो चीजें ब्रॉडकास्ट हो सके, पहुंच सके, है ना? तो लिखिए आगे। अभी यहाँ पे किसी भी शिक्षा के बारे में कुछ लोग अपनी संज्ञा देते हैं, कुछ लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे थट एवं गेरेबेरिच, मेरे को भी नाम ऐसा ही आ रहा है, थट एवं गेरेबेरिच, ये नाम है, थट एवं गेरेबेरिच। इन्होंने है, दो आदमी है भाई, एवं आ गया ना, एवं आ गया पीछे में, थट एवं गेरेबेरिच। अब भाई ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये उनका सरनेम है या रियल नेम है, जो भी है बड़े ही बेकार है। इससे अच्छा तो रामलाल रख देते और भी आसान हो जाता है। हाँ, उनके लिए तो बहुत ही सही है। इनके अनुसार इनके अनुसार यह सबसे अधिक इनके अनुसार यह सबसे अधिक आशापूर्ण
सबसे अधिक आशापूर्ण थट एवं गेरे बेरीज, अभी तक यहीं पे हो। इनके अनुसार यह सबसे आशापूर्ण, ठीक है, श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य उपकरण है। श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो एंड वीडियो डिवाइस है, ऑडियो एंड वीडियो डिवाइस है। क्योंकि संदेशवाहक के संदेशवाहक के इस एक यंत्र में संदेशवाहक के इस एक यंत्र में रेडियो एवं चलचित्र यानी कि मूवी, रेडियो एवं चलचित्र, मूवी, मूवी नाम मूविंग पिक्चर से ही मूवी पड़ा है नाम, है ना, चलचित्र के गुणों का, चलचित्र के गुणों का सम्मिश्रण है। क्या है? सम्मिश्रण है, सम्मिश्रण, सम्मिश्रण है, के गुणों का सम्मिश्रण है। प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक 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 औपचारिक सार्वभौमिक औपचारिक सार्वभौमिक औपचारिक एवं अनौपचारिक औपचारिक एवं अनौपचारिक, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। शिक्षा बता दी थी ना मैंने, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जिसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष को वैल्यू किया जाता है, और ये अनौपचारिक जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पहलुओं को रखा जाता है। अनुदेशन में हमेशा ज्ञानात्मक पक्ष होता है और शिक्षण में हमेशा तीनों पक्ष रहते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ठीक है, तो लिखिए आगे। शिक्षा, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा वयस्कों के लिए, वयस्क वयस्क वयस्कों के लिए अनौपचारिक, वयस्कों के लिए अनौपचारिक आर्थिक एवं सामाजिक शिक्षा, वयस्कों के लिए अनौपचारिक आर्थिक एवं सामाजिक शिक्षा राष्ट्रीय एकता के लिए, हाँ कोमा लगा के लिखो, राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के लिए, सॉरी, यह उपयोगी साधन है। यह टेलीपाठ, टेली का अर्थ होता है वो हाँ दूर, और पाठ मतलब दूर से किसी भी चीज का जब पाठों का प्रसारण किया जाता है, तो लिखिए टेलीपाठ के प्रसारण, हाँ टेलीपाठ, पाठ यानी कि लेसन, के प्रसारण हेतु अत्यंत उपयोगी है। टेलीपाठ
आपकी इच्छा है, इसे क्या लिखो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखो, लिखा जाएगा टेलीपाथी के लिए उपयोगी है। यहां तक हो गया भाई। इसने भाषा में वही सारी चीजें लिखवाई हैं जो हमने 2-3 शब्दों में बता दी कि ये श्रव्य और दृश्य माध्यम है, जिसमें सुनने के साथ साथ देखने का कार्य भी होता है। और जब आपकी 2 इंद्रियां एक साथ काम करती हैं, यहाँ पे 2 ऑर्गन आपके एक साथ काम करते हैं, ईयर भी और आपका आई भी। और जब ईयर और आई दोनों सेंस ऑर्गन एक साथ काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ब्रेन और भी ज्यादा सक्रिय रूप से कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए ये जो टेलीविजन है, इसे क्या माना गया है, सबसे बेस्ट वे माना गया है लर्निंग का। क्या माना गया है, सबसे बेस्ट वे माना गया है लर्निंग का। ठीक है, यहाँ पे लोगों तक मास में इंफॉर्मेशन एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है, जन शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है, मतलब एक साथ हर वर्ग के लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। देशभक्ति वगैरह ये फालतू के आंदोलन नहीं, देशभक्ति की और ये वाली चीजें जैसे आजकल चल रही हैं। क्या चल रहा है आजकल, उसके अलावा इंडिया में क्या चल रहा है, वो तो यूपी में चल रहे हैं, उसके अलावा और क्या चल रहा है, कर्नाटका में, केरला केरला में नहीं, कर्नाटका में। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आपको पता है अब ये आपको मास्क लगाना कंपलसरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी इच्छा पे है, क्योंकि अब पूर्णतः लॉकडाउन हट चुका है, तो कोरोना जा चुका है तो वो अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा है, उसके वेरिएंट अब हमारे लिए इतने वो नहीं है कि, क्योंकि अब हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो चुकी है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलना चाह रहे हो, बोलो कुछ तो बोलना चाह रहे हो। ठीक है, अब लिखिए कंप्यूटर। है, इसी में ही साधन है, ये अगला 5वां साधन है। यह सर्वोत्तम मानवीय आविष्कार है, यह सर्वोत्तम मानवीय आविष्कार है, सर्वोत्तम, यह सर्वोत्तम मानवीय आविष्कार है। हाँ, यह हर क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुआ है, यह हर क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह शिक्षा में भी उपयोगी साधन है, यह शिक्षा में भी उपयोगी साधन है। आज पानी नहीं रखा हुआ, अच्छा है। इससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही अपनी, इससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही अपनी गति, गति यानी कि स्पीड, क्षमता यानी कि एबिलिटी, दोनों ही अपनी गति, क्षमता, ब्रैकेट कर, वो ब्रैकेट करके नहीं, कोमा लगा के लिखना है, गति, क्षमता एवं बौद्धिक स्तर के अनुसार, बौद्धिक स्तर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, बौद्धिक स्तर के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षण एवं अनुदेशन,
शिक्षण एवं अनुदेशन, हाँ इसी में ही पॉइंट लिखना है, शिक्षण एवं अनुदेशन यानी कि टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। शिक्षण एवं अनुदेशन दोनों में ही यह सहायक सिद्ध हुआ है। आधुनिक युग में कंप्यूटर आधुनिक युग में कंप्यूटर मापन, मेजरमेंट, मापन, मूल्य मापन, मूल्य मापन यानी कि अप्रेजल, अप्रेजल आपको माप के आपका जो मूल्य है, जो आपको अप्रेजल मिलता है वही होता है मूल्यमापन। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को माप के उसके आधार पर जो आपको इंक्रीमेंट मिलता है उसी को ही मूल्यमापन अथवा अप्रेजल बोला जाता है। ठीक है, मूल्यमापन यानी कि अप्रेजल। पता नहीं डबल पी आएगा या डबल पी आएगा ना, APPRAISAL, अप्रेजल। मूल्यमापन एवं मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। हेतु किया जाने लगा है, हेतु किया जाने लगा है। हेतु की जगह के लिए भी लिख सकते हो, लेकिन दो शब्द ना हो इसलिए ये हेतु वर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का शिक्षण साधन के रूप में शिक्षण साधन के रूप में अधिक उपयोग न करके शिक्षण साधन के रूप में अधिक उपयोग न करके अधिगम साधन के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। शिक्षण साधन के रूप में अधिक उपयोग न करके अधिगम साधन के अधिगम साधन के रूप में, अधिगम यानी कि लर्निंग, अधिक उपयोग किया जाता है। मतलब इसका टीचिंग करवाने के लिए इतना ज्यादा उपयोग नहीं होता है जितना कि स्टूडेंट इससे लर्न करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। इससे अधिगम ज्यादा होता है, सीखता ज्यादा है स्टूडेंट इससे। ठीक है, इससे लर्निंग ज्यादा होती है शिक्षण के कंपैरेटिव। ठीक है, यह शोध कार्य यानी कि जो रिसर्च वर्क होते हैं ना, शोध कार्य, जो रिसर्च पे वर्क होते हैं उन्हीं को शोध कार्य बोलते हैं ना। शोध कार्य जो रिसर्च वगैरह होती है वही शोध कार्य होते हैं। यह शोध कार्यों में सूचना संकलन यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन, सूचना संकलन यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन तथा सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण यानी कि स्टैटिकल एनालिसिस। सांख्यिकी विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण बोला है ना,
STET, statistical, statistical, statistical analysis, ठीक है, एनालिसिस तथा वर्ड प्रोसेसिंग के आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तथा वर्ड प्रोसेसिंग आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी को कंप्यूटर का उपयोग बताने की जरूरत नहीं है कि इसका उपयोग क्या है, ये वही है, हिंदी में लिख दिया गया है। और ये तो मैं आपके लिए बहुत सही सही वर्ड्स ले आती हूँ, वरना मेरा खुद का भी माथा खराब हो जाता है। सच्ची बता रही, मुझे खुद को डिक्शनरी रखनी पड़ती है इतनी टफ हिंदी के लिए। मैं इंग्लिश में आपको इजीली समझ आ जाता है, तो अब इनका मैं इनके पर्यायवाची क्या रखूं, समझ जाते हो ना। इसकी अगर प्रॉपर हिंदी में अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपके सर के ऊपर से चली जाएगी, नहीं जाएगी। हाँ, इसलिए मैंने आपको ये इंग्लिश इंग्लिश वर्ड्स तो लिखते हो ना साथ साथ में, क्योंकि इसके बिना ये अभी लग रहा है कि अरे समझ हो आ गई, याद हो गए, भूल जाओगे इन्हें, ठीक है। इतना अधिगम कर लिया है, अभी वो स्टिमुलस तो पूछा था, वो तो याद ही नहीं था। पीछे का हैंड टू हैंड रिवाइज करते हुए जाओ। मुझे ही रट गई है अब तो ये पूरी। अब लेकिन ये सिद्धांतवादियों के नाम अभी भी मुझे इतने याद नहीं हुए हैं, 40-50% याद है। ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है भाई, मशीन तो हूं नहीं, मैं भी भूल गई। हाँ, ये विधि वगैरह ये सब तो आप, वो तो आप सभी को भी याद होंगी। कैसी बात कर रहे हो मैम, ये कोई याद रखने की चीजें हैं क्या? कोई भी चीज अगर आप